नमस्कार स्टूडेंट। ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान कक्षा 11। आपके एक चैप्टर है मानव विकास। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसी कोई परीक्षा जिसमें आपके मनोविज्ञान विषय है तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो RBSC NCERT की जो पुस्तक है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। चलिए स्टूडेंट, शुरू कर रहे हैं मानव विकास चैप्टर। इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है? इस अध्याय में आपको पढ़ना है विकास का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या, मानव विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध, मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक मनोसामाजिक सिद्धांत को आप समझेंगे। ये जो मनोविश्लेषणात्मक और मनोसामाजिक सिद्धांत हैं ये आपको अलग से सेकंड ग्रेड में दिए गए हैं इस बार, और रेट में इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। थर्ड ग्रेड की एग्जाम में इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिसके परिणाम स्वरूप सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं में समय के साथ क्या होता है? परिवर्तन होता है। जीवों में होने वाले परिवर्तनों में विशेष यह है कि वातावरण के साथ साथ उसका स्वयं का भी योगदान इस परिवर्तन प्रक्रिया में होता है। केवल भौतिक वातावरण ही जीवों में होने वाले परिवर्तन का एकमात्र साधन नहीं है। मानव में होने वाले परिवर्तनों में महत्वपूर्ण यह है कि ये उत्तरोत्तर उसे विकसित करते हैं और उसकी यह अवस्था उसे पूर्व अवस्था से और अधिक अक्षमतावान बनाती है। मानव का जीवन पूर्णतया दूसरों पर निर्भर जीवन से प्रारंभ होकर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करता हुआ अन्य व्यक्तियों को विकास में योगदान देने में क्या होता है? सक्षम हो जाता है। मानव में परिवर्तनों की यह श्रृंखला ही मानव विकास है। मानव में होने वाले इन विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य उसे उस विशेष वातावरण में अनुकूलित और समायोजित हो सकने में सक्षम बनाना है जिसमें वह रहता है। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए उसे स्वयं को पहचानना और जानना क्या है? आवश्यक है। ये तो सिर्फ परिचय था। आपको आपकी एग्जाम में, थर्ड ग्रेड की एग्जाम में यहाँ से जो हरलोक है उसकी परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, इसलिए आप इस चैप्टर में जो ये परिभाषाएं हैं इनको बहुत ही अच्छे से देखिए। सबसे पहले परिभाषा दी गई है आपको स्टूडेंट गेसेल की। विकास अभिवृद्धि के संप्रदाय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक तीनों रूप यानी शरीर रचनात्मक या शरीर क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक क्या है? परिचायित होते हैं। ये जो परिभाषा है ये दी है गेसेल ने। लेकिन जो ये हरलोक की परिभाषा है ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो हरलोक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से क्या होते हैं? उन्मुख होते हैं। ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? ये दी है A.V. हरलोग ने, और ये परिभाषा स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस परिभाषा को आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है हर्बर्ट सोरेनसन। विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यप्रक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों का क्या है? विशिष्ट घोतक है। आगे है ईरा गॉर्डन। व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की क्या है? प्रक्रिया है। ये जो 3 परिभाषाएं या 4 परिभाषाएं आपको इस चैप्टर में दी गई हैं आप उनको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि कई बार आपको ये जो परिभाषाएं हैं ये ऐसी की ऐसी उठाकर एग्जाम में दे दी जाती है और नीचे इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये जो परिभाषा या ये जो कथन है वो किसका है। नेक्स्ट है आपके सामने स्टूडेंट विकास का अर्थ। यहाँ से आपको आपके एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। विकास का अर्थ क्या है? तो अर्थ है अधिक प्रगति यानी उन्नति, अधिक प्रगटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना। विकास का अर्थ क्या होता है? तो अधिक प्रगटीकरण, अधिक प्रगति और अधिक परिपक्वता की ओर जाना ही क्या है? विकास है। यह समय के साथ उक्त परिवर्तनों को इंगित करता है जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर अपने को निश्चित व्यवहार यानी पैटर्न, प्रतिमान या प्रतिरूप के रूप में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बालक का सामाजिक विकास किसी निश्चित सेमी इंच या पाउंड में आंकलित नहीं किया जा सकता, अपितु उसकी दूसरों के प्रति की गई प्रतिक्रिया से ही देखा जा सकता है। ये जो कथन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास का अर्थ होता है अधिक प्रगट होना, अधिक प्रगति होना या अधिक परिपक्वता की ओर जाना। आपको एक जो उदाहरण है उसके रूप में समझाया गया है कि एक जो बालक है वो सामाजिक क्रियाएं करता है, तो उन सामाजिक क्रियाओं को क्या आप सेमी इंच या पाउंड में आंकलित कर सकते हैं? यानी एक बालक में विकास होता है सामाजिक तौर पर, हम उसको सेमी इंच या पाउंड में आंकलित नहीं करते, बल्कि उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसको देखकर ही हम बता रहे हैं क्या परिवर्तन हो रहा है। वृद्धि और विकास को अधिकांश नया मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है।
अंतर संबंधित और अंतर निर्भर हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में इन दोनों के योगदान को विभेदीकृत करना क्या है, कठिन है। कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि को परिभाषित करते समय इसे शारीरिक पक्ष से, जैसे ऊंचाई और वजन का बढ़ना बताते हैं, इसका केवल मात्रात्मक परिवर्तन मानते हैं। अमेरिकी बाल मनोवैज्ञानिक अर्नोल्ड गेसल लिखते हैं कि वृद्धि वातावरण की वनस्पति जीव स्वयं का क्या है, कार्य है। यानी वृद्धि तो वातावरण की वनस्पति है और जीव स्वयं का क्या है, कार्य है। पर्यावरण विकास के लिए वातावरण प्रस्तुत करता है, परंतु विकास का यह प्रकटीकरण प्राथमिक रूप में व्यक्ति की आंतरिक कार्य प्रणाली द्वारा ही संगठित किया जाता है और यह विकास की एक अंतर्भूत कार्य के द्वारा होता है। विकास व्यक्ति की अक्षमताओं को विकास व्यक्ति की अक्षमताओं के प्रकट होने और विस्तार होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उसे और अधिक कार्य करने में मदद करती है, जैसे खेलों में अनिश्चित कार्यवाही से प्रवीणता लाना, गामत योग्यता का विकास होना। वृद्धि सामान्यतया शारीरिक विकास, जैसे शरीर के भागों का बढ़ना, वजनी होना, जिसका मापन व अवलोकन किया जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि और विकास को निम्नलिखित रूप से विभेदीकृत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि जो विकास और वृद्धि है उसमें थोड़ा अंतर होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के रूप में इसे प्रयुक्त कर लेते हैं, लेकिन जो विकास है वो वृद्धि से अलग होता है। वृद्धि है वो दिखाई देती है, यानी अगर हड्डियों के आकार में परिवर्तन हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो उसको हम मात्रा में देख सकते हैं, लेकिन जो विकास है उसको हम इंच, पाउंड या सेमी में नहीं माप सकते। वृद्धि सामान्यतया शारीरिक विकास, जैसे शरीर के भागों का बढ़ना और वजनी होना है, जिसका मापन व अवलोकन किया जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि और विकास को निम्नलिखित रूप से क्या करते हैं, विभेदीकृत करते हैं। वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, तो विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है, अतः विकास वृद्धि से क्या है, व्यापक है। ये जो फैक्ट है ये आपको एग्जाम में पूछे गए हैं वृद्धि और विकास में अंतर को लेकर। तो वृद्धि क्या है, व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष में यानी शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, लेकिन विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन या संपूर्ण पक्षों में क्या है, परिवर्तन है। वृद्धि व्यक्ति या जीव में जीवन काल के एक निश्चित समय तक होती है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। यही लाइन आपको आपके एग्जाम में पूछी गई थी कि क्या विकास वृद्धि के अभाव में संभव है, तो हाँ, विकास है वो सार्थक वृद्धि के अभाव में भी क्या है, संभव है। वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष पर, विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। कार्य के बिना संरचना का महत्व क्या है, गौण है। संक्षेप में विकास को गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को समर्थता या विस्तार देता है। हरलोक के शब्दों में कह सकते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम क्या होता है, निहित होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। देखिए स्टूडेंट, आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है, तो ये किसका था, हरलोक का। आइए पढ़ते हैं कि विकास की प्रगति है वो कैसी होती है। विकास की प्रगति, विकास की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए विकास की प्रगति का सामान्यीकरण करना आवश्यक है। विकास की प्रकृति को विकास के सिद्धांतों द्वारा समझा जा सकता है। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। विकास के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आपको यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो आपके सामने अब जो सिद्धांत आ रहे हैं आप उनको बहुत अच्छे से देखिए और याद रखिए। एग्जाम में आपसे विकास का जो चैप्टर है इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, विकास किस तरह होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। पहला सिद्धांत आप याद रखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। किस तरह है सतत प्रक्रिया, चलिए देखते हैं। निरंतर चलती रहती है। विकास की यह गति कभी तीव्र और कभी धीमी होती है। उदाहरण देखिए, प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, उसके पश्चात धीमी पड़ जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती अवस्था रहती है। व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। स्किनर के शब्दों में विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं है। ये जो लाइन है ये आपको आपके एग्जाम में पूछ ली गई है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। तो ये कथन किसका है, तो ये स्किनर का कथन था। इस कथन को आपको आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। आप सोचते हैं कि मनोविज्ञान में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो आप एक बार 11th और 12th की बुक पढ़िए। आपका 80% जो सिलेबस है वो ये कवर करती है। दूसरा सिद्धांत है स्टूडेंट, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सभी व्यक्तियों का विकास उनके अपने तरीके से होता है। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की गति क्या होती है, भिन्न होती है। यदि हम 6 वर्ष के बालकों को देखें तो उनके शारीरिक, सामाजिक, सामाजिक आदि विकास के पक्षों में बहुत भिन्नता होती है। डगलस एम हॉलैंड ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है।
तीसरा सिद्धांत है स्टूडेंट, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में भिन्नता होती है, परंतु सभी व्यक्तियों का विकास एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास की कुछ निर्धारित प्रवृत्तियां बतलाई हैं, जिनमें मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। आपादीय यानी सिर से पांव की ओर विकास। तो देखिए स्टूडेंट, आपको कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या विकास सिर से पांव की ओर होता है? तो बिल्कुल ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा गया है, यानी सिर से पांव। विकास शीर्ष भाग से आरंभ होकर पैर की ओर जाता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि भ्रूण का सिर का भाग है उसके पैरों से पूर्व विकसित होता है। जन्म के पश्चात भी सिर भाग शरीर के नीचे के भाग से पहले विकास करता है। तो देखिए ये जो सिद्धांत ये कहता है कि बालक का जो विकास है जो सिर से लेकर पाँव की ओर होता है, यानी आप एक छोटे बच्चे को देखिए, पहले वो अपने हाथ पैर चलाना नहीं, अपने सर को उठाना सीखता है। नेक्स्ट है भीतर से बाहर की ओर विकास है, वो शरीर के केंद्र भाग से शुरू होकर बाहरी परिधि भागों की ओर बढ़ता है। उदाहरण आप समझिए कि शिशु पहले पूरे कंधे और फिर कोहनी, उसके पश्चात कलाई और अंगुलियों का प्रयोग किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए करता है। इस प्रकार शिशु पहले संपूर्ण शरीर तथा बाद में किसी विशेष भाग जैसे अंगुलियों को काम में लेता है। आप इस सिद्धांत को इस तरह समझिए कि आप एक छोटे बच्चे को देखिए, शुरुआत में वो किसी भी चीज़ को पकड़ेगा तो वो पूरे शरीर की एक्टिविटी करेगा, यानी अगर वो किसी एक चीज़ को पकड़ रहा है तो पूरा हाथ यानी दोनों हाथों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है धीरे धीरे वो एक वस्तु को पकड़ने के लिए यानी एक पूरे हाथ का इस्तेमाल न करके अंगुलियों का प्रयोग करने लग जाता है। तो इसी तरह से भीतर से बाहर की ओर क्या होता है, विकास होता है। विकास क्या होता है, गामक होता है। विश्व के सभी संस्कृतियों में सभी बालकों में गति का विकास भी एक क्रमबद्धता में ही होता है। गति के क्रम बालक पहले बैठना, फिर घुटने चलना तथा बाद में चलना शुरू करता है। हालांकि प्रत्येक बालक में इन कार्यों को करने में लगने वाला समय में क्या होती है, भिन्नता हो सकती है, पर क्रम हमेशा यही रहेगा। इसी प्रकार बालक का भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है। अगला सिद्धांत है स्टूडेंट, विकास अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। विकास व्यक्ति की वंशानुक्रम और उसके वातावरण की निरंतर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। व्यक्ति के विकास में न केवल आनुवंशिक और न केवल वातावरण योगदान देता, वरन दोनों ही अंतःक्रिया के कारण होता है। पुष्टि स्किनर के इन शब्दों द्वारा होती है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना देते हैं। स्किनर का ये जो कथन है, ये जो शब्द हैं, ये याद रखिए। इसी तरह के जो फैक्ट हैं वो आपको एग्जाम में देखकर पूछा जा सकता है कि ये किसके शब्द हैं। नेक्स्ट है विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित हैं। विकास के विभिन्न पक्ष क्या होते हैं, अंतर संबंधित एवं अंतर निर्भर हैं। बालक का प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार उसके शारीरिक विकास से संबंधित होता है। यदि बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी क्या होता है, प्रभावित होता है। बालकों के कामक विकास का धनात्मक प्रभाव उसके मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विकास अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे के विकास में क्या है, सहायक हैं। गेरिसन और अन्य का कथन शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर क्या देता है, बल देता है। ये कथन किसका है, गेरिसन का। विकास एकीकृत रूप में होता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है स्टूडेंट वो है विकास किस रूप में होता है, तो विकास एकीकृत रूप में होता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को क्या है, चलाना सीखता है। यानी आप अगर छोटा बच्चा है उसके सामने बॉल रखते हैं तो वो पूरे हाथ का प्रयोग करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको पता चल जाता है कि बॉल को किस तरह उठाना है, यानी वो एक विशेष अंग का प्रयोग है वो करना सीख जाता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। कुप्पुस्वामी ने लिखा कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एक अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण और गतियों की सरलता को संभव बनाता है। विकास क्या होता है, संचयी होता है। विकास क्या होता है, संचयी होता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का क्या होता है, संचय होता है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचयी प्रगति है। प्रत्येक परिवर्तन उसके पूर्व की वृद्धि और अनुभव का क्या होता है, संचय होता है। इस सिद्धांत को आप इस तरह समझिए कि अगर आप किसी पत्थर को तोड़ रहे हैं तो आपने एक चोट मारी, क्या जिस चोट से वो पत्थर टूटेगा उससे पहले की मारी गई चोट है उनका कोई महत्व नहीं है, नहीं, पहले की चोट है उनका भी उतना ही महत्व है। तो उसी प्रकार बालक है वो पहले जो अनुभव करता है उसी के आधार पर उसके जो पूर्व की वृद्धि और अनुभवों का संचय है वो क्या होता है, विकास की प्रक्रिया, या उसी के फलस्वरूप उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं।
नेक्स्ट सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ये जो फैक्ट है ये बहुत बार पूछ लिया गया है क्योंकि ये कन्फ्यूजन करता है और ये आपको इस तरह पूछा गया है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और इसी के नीचे एक फैक्ट दिया जाता है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है और आपको गलत और सही में कथन के रूप में ऐसे जो फैक्ट हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। जन्म के समय बालक के लिए यह संसार घोर संभ्रमित होता है। शुरू में बालक का अविभेदीकृत व्यवहार अधिक विभेदीकृत परिष्कृत व्यवहार और लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार के रूप में विकसित होने लगता है। विकास की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उसके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए हाथों से कुछ पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की क्या करता है, चेष्टा करता है। बालक का भाषा विकास उसके जन्म के समय रोने से शुरू होता है। पहले सामान्य शब्दों से ही होता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को माँ कहता है और धीरे धीरे लगातार भाषा की शब्दावलियों को सीखकर भाषा कौशल का क्या कर लेता है, विकास कर लेता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सिद्धांत है ये भी आप याद रखिए कि विकास की क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक के विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए बालक के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास को देखकर यह बता सकते हैं कि उसका आगे का विकास किस प्रकार होगा। बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे हम उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यानी बालक के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास को देखकर हम बता सकते हैं कि उसके आगे का विकास है वो किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट है बालक एवं बालिकाओं के विकास की दर में भिन्नता होती है। ये फैक्ट आपको कितनी ही बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल बालक और बालिकाओं के विकास की क्या होती है, भिन्नता होती है। बालक और बालिकाओं की वृद्धि और विकास की दर में क्या होती है, भिन्नता होती है। बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी क्या होती है, परिपक्व हो जाती हैं। पूर्व किशोर अवस्था में बालिकाओं की लंबाई एवं वजन है वो बालकों की तुलना में अधिक अधिक होता है, परंतु बालक किशोर अवस्था में के समाप्ति तक बालिकाओं से आगे निकल जाते हैं। 11वां सिद्धांत है स्टूडेंट विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। बालक एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त जो विकास है वो स्थायी रूप में दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। विकास की जो आरंभिक नींव है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें, व्यवहार का प्रारूप जो आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। तो व्यक्ति की आरंभिक बुनियाद क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। आगे सिद्धांत है स्टूडेंट विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। तो देखिए विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। तो परिपक्वता और अधिगम विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिपक्वता व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप और व्यवहार में क्रम को निर्धारित करती है। अधिगम ही एक प्रकार का विकास है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास के द्वारा उसके स्वयं के द्वारा होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। ये फैक्ट है, ये आपको अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है कि क्या विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। तो निश्चित रूप से विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, जोखिम होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में भौतिक, मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय जोखिम रहते हैं। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक और अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिमों के प्रति क्या रहें, जागरूक रहें, ताकि उनसे बालक को बचाया जा सके। और लास्ट आपके सिद्धांत दिया गया स्टूडेंट विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो बिल्कुल विकास है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तनों के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उस मात्रा के गुणों का क्या करती है, विकास करती है। तो ये थे सिद्धांत। आपको यहाँ से आपके सिद्धांत है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो ये 15 सिद्धांत हैं इनको याद रखिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं आप देखिए, तो आप पाएंगे कि इनसे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।